देखिए, भारत की आजादी की लड़ाई ये सिर्फ अहिंसक आंदोलनों की कहानी नहीं है ना। इसमें ना कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो त्याग, साहस और गुप्त क्रांति की मिसाल हैं। तो बीपीएससी मेंस की तैयारी के इस सिलसिले में आज हम स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे ही बहुत जरूरी अध्याय को समझने वाले हैं, बिहार के विशेष संदर्भ में आजाद दस्ता। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो आज की हमारी पूरी बातचीत को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे इसका गठन और उद्देश्य, फिर इसके काम करने के तरीके और संगठन का ढांचा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ और आखिर में इसके प्रभाव और विरासत का एनालिसिस करेंगे। यकीन मानिए ये आपके एग्जाम में आंसर लिखने के लिए एक परफेक्ट स्ट्रक्चर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। सवाल यह है कि आजाद दस्ता का गठन हुआ कब, कहां और क्यों हुआ। असल में ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गुप्त सेना के बनने की कहानी है। तो आजाद दस्ता का गठन हुआ था मार्च 1943 में नेपाल की तराई के राजविलास जंगल में। अब देखिए, ये समय और ये जगह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद रखना होगा कि ये वो दौर था जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ज्यादातर बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे। एक खालीपन सा आ गया था और बस उसी खालीपन को भरने के लिए एक जुझारू प्रतिरोध की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। और इस क्रांतिकारी संगठन के पीछे कौन थे? बड़े बड़े नाम थे। एक तरफ जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी विचारक, तो दूसरी तरफ सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल जैसे जमीनी स्तर के जुझारू कार्यकर्ता। मतलब ये सोच और एक्शन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। ये नाम एग्जाम के आंसर में जरूर लिखने हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि इनका मिशन क्या था। देखिए, इनके लक्ष्य 2 थे, बिल्कुल साफ। पहला, तोड़ फोड़ करके ब्रिटिश सरकार के जो वॉर एफर्ट्स थे उनमें सीधे सीधे रुकावट डालना, और दूसरा, हिंसक गतिविधियों से कॉलोनियल रूल पर इतना प्रेशर बनाना कि जो आंदोलन लीडरशिप के बिना ठंडा पड़ गया था उसमें फिर से जान फूंकी जा सके। ठीक है, तो अब अगले हिस्से पर चलते हैं। ये देखते हैं कि आजाद दस्ता अपने इन मकसदों को जमीन पर उतारता कैसे था। मतलब उनकी स्ट्रैटेजी और काम करने का तरीका क्या था। तो सवाल सीधा सा है, ये लोग असल में करते क्या थे? इनके काम करने के तरीके को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इनके असर को समझ पाएंगे। इनकी स्ट्रैटेजी को ना हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को तबाह करना। क्यों? ताकि ब्रिटिश प्रशासन के हाथ पैर ही कट जाएं। दूसरा, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स को नष्ट करना। मकसद, उनकी इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ना। और तीसरा, सरकारी दफ्तरों में आग लगाना, जो कि सीधी सीधी ब्रिटिश सत्ता को एक खुली चुनौती थी। और इन सब कामों को अंजाम देने के लिए इन्होंने अपनाई गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। मतलब औजारों और हथियारों में तोड़फोड़ करना, सरकारी फाइलें लूट लेना, और तो और इंडस्ट्रीज और दफ्तरों को उड़ाने के लिए केमिकल्स और विस्फोटकों का इस्तेमाल करना। हर एक कदम का एक ही मकसद था, कॉलोनियल मशीनरी को अंदर से खोखला करना। पर रुकिए, आजाद दस्ता सिर्फ तोड़-फोड़ और हिंसा तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वो लोग कम्युनिकेशन और प्रोपेगेंडा की ताकत को भी समझते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है राम मनोहर लोहिया का एक रेडियो स्टेशन स्थापित करना। सोचिए, इसके जरिए वो लोग अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे थे और आंदोलन के लिए सपोर्ट जुटा रहे थे। चलिए अब जरा संगठन के अंदर झांकते हैं कि ये बना कैसे था। मतलब ज्यादा से ज्यादा असर डालने के लिए आजाद दस्ता को कैसे बांटा गया था। इनकी जो बनावट थी ना, वो काफी सोची समझी हुई थी। देखिए, संगठन में मोटे तौर पर 2 तरह के ग्रुप थे। एक तरफ थे वो लोग जो एकदम सीक्रेट तरीके से काम करते थे, खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम देते थे, और दूसरी तरफ थे वो जो एक बड़े जन आंदोलन का हिस्सा बनकर खुलेआम विरोध करते थे। इस डबल स्ट्रैटेजी का फायदा ये था कि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती थी और पब्लिक रीच भी। और बाद में तो पूर्णिया के सिमिली गांव में एक बैठक हुई, जिसके बाद संगठन को फॉर्मली 2 विंग्स में बांट दिया गया। एक मिलिट्री विंग जिसके इंचार्ज थे नर नारायण, और दूसरा नॉन मिलिट्री विंग जिसके इंचार्ज थे वासुदेव नारायण। इस बंटवारे से उनका काम और भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया। इतनी सारी कामयाबियों के बावजूद आजाद दस्ता का सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। सीधी सी बात है, ब्रिटिश सरकार की नजरें उन पर पड़ चुकी थीं और फिर दमन का दौर शुरू हो गया। तो चलिए अब समझते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ, इसके पतन की कहानी। इस टाइमलाइन को देखिए, पतन की पूरी कहानी साफ हो जाएगी। सबसे बड़ा झटका लगा मई 1943 में, जब नेपाल में जेपी और लोहिया जैसे बड़े नेता पकड़ लिए गए। हाँ, जेपी वहां से भाग निकले, लेकिन दिसंबर 1943 में वो फिर से गिरफ्तार हो गए। और फिर जुलाई 1944 में कार्तिक प्रसाद सिंह की गिरफ्तारी ने तो जैसे संगठन की कमर ही तोड़ दी। इसके बाद तो धीरे धीरे इनकी सारी गतिविधियां थमसी गई। तो ठीक है, आजाद दस्ता ज्यादा दिन तक तो नहीं चला, लेकिन इसका जो असर था ना, वो बहुत गहरा था। तो चलिए अब इसके प्रभाव और इसकी विरासत का एनालिसिस करते हैं, जो कि आपके आंसर का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा होना चाहिए।
ये लोग सिर्फ तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, बल्कि भविष्य के लिए लड़ाकों की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार कर रहे थे। ये जो नंबर 25 दिख रहा है ना, ये उन 25 नौजवानों का प्रतीक है जिन्हें नित्यानंद सिंह ने बाकायदा गोली चलाने की ट्रेनिंग दी थी। ये दिखाता है कि वो लोग एक ट्रेन रेवोल्यूशनरी फोर्स बनाने की दूर की सोच रखते थे। ये जो बात कही गई है, ये आज़ाद दस्ता के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से बताती है। इसने लोगों की भागीदारी बढ़ाई और ख़ास तौर पर नौजवानों के अंदर एक नई एनर्जी, एक नया साहस और एक नई सोच पैदा की। इसका असर सिर्फ फिजिकल डैमेज से कहीं ज्यादा, कहीं गहरा था। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? आज़ाद दस्ता की असली विरासत क्या थी? देखिए, भले ही ये अपने फौरी मकसदों में पूरी तरह कामयाब ना हुआ हो, लेकिन इसने हिम्मत और चेतना की जो चिंगारी जलाई ना, वो 1947 में भारत की आज़ादी के फाइनल पुश के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी। और यहाँ एक सवाल भी उठता है कि क्या ऐसे छोटे मगर जोरदार प्रतिरोध आंदोलन ही बड़े बदलावों की असली नींव रखते हैं?